हम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले भूषण दीवान जी ने जिस तरह जिक्र किया कि सीमा पर सुरक्षा तो एक बड़ी चुनौती है ही, लेकिन अंदरूनी हालात जो है वो भी किसी से छिपे नहीं है। जिस तरह के स्लीपर सेल का उन्होंने जिक्र किया, व्हाइट कॉलर क्राइम का जिक्र किया, तो ऐसे में इन चीज़ों से निपटना भारत के लिए कितना मुश्किल नजर आ रहा है अंदरूनी हालातों की अगर बात करें तो? देखिए, ये एक बड़ी बात तो है ही है और एक बड़ी चैलेंज भी है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और उसको किस तरह से, ये जो बड़ा है एक चुनौती है, उसको किस तरह से निपटा जाए, ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद एक आतंकवाद का एक नया डायमेंशन और नया डायरेक्शन दिखाई दिया है कि अब व्हाइट कॉलर यानी कि पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं या और जो हायर लेवल की पढ़ाई किए हैं, ये लोग जो है ये अब टेररिज्म की तरफ, जिहाद की तरफ जा रहे हैं, झुकाव बढ़ा है। और यही नहीं, और इन लोगों को जो तमाम ये इस तरह के लोग हैं, इन सब के तार कहीं विदेश से जुड़े हुए हैं, कोई तो तुर्की से जुड़ा है, कोई और भी मुल्क से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक कंसर्न की बात है। और दूसरी सबसे जो कंसर्न की बात जो दीवान जी ने जो बताया है अभी, वो है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि अब किसी भी पाकिस्तान या कोई भी टेरर ग्रुप्स हैं, जैश हो गए, लश्कर हो गए, उनको भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां से अपने आतंकी यहाँ पर भारत में भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही जो इन तमाम जैश के या लश्कर के जो भी स्लीपर सेल्स हैं, वो पूरी तरह से भारत में मौजूद है और एक बड़ा नेटवर्क वो खड़ा किया गया है। तो अब उनके जरिए, यानी कि जो जैश के या लश्कर के जो तमाम आतंकी गुट हैं, उनके जो स्लीपर सेल भारत में है, उनके जरिए अब कहीं भी किसी भी वक्त को आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पहली बात हुई। और दूसरी सबसे अहम जो बात सामने आ रही है कि कश्मीर में जो OGW यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स, यानी कि जो ग्राउंड पर टेररिस्ट के लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे जो लोग, वो अब इस जिहाद में जुड़े हैं। अब वो टेररिज्म की तरफ झुके हैं, यानी कि लास्ट के एक दशक से या 10 साल से या 8 साल से जो OGW का काम कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे आतंकवाद की वारदात को अंजाम देने में लग गए हैं। और जो ISI के जो भी वहाँ ये कहा जाए कि हैंडलर्स हैं, जो बाहर में है, या तो तुर्की में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में है या कोई और मुल्क में है, अब इनके जरिए जो भारत में कश्मीर में या कहीं और भी जो OGW है, उनके जरिए अब ये आतंकी घटना या आतंकी वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक नया डायरेक्शन इस पूरे टेररिज्म में आ रहा है, वो भारत के लिए बड़ी चुनौती जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, विजेंद्र जी ने नए डायमेंशन, नए डायरेक्शन की बात की है, तो ऐसे में भारत को भी अब नए और कड़े स्टेप्स लेने की जो है वो ज़रूरत यहाँ महसूस होती नज़र आ रही है। पड़ोसी देशों की बात करें, जिस तरह की हरकतें लगातार पाकिस्तान द्वारा की गई है, बांग्लादेश में भी अब कहीं ना कहीं जैसे ISI की सक्रियता है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विदेश नीति की बात करें, अब किस दिशा में हमें बड़े बदलाव की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है? देखिए कोमल जी, सबसे पहले बात यह है कि हमें पाकिस्तान को साइड में करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। हमें अपने यहाँ सिस्टम को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको खुद ग्राउंड देते हैं, हम उनको खुद चीजें देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी चलती रहेगी बिना मान्यता के? ये कैसे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तिहाड़ जेल से निकला हुआ एक कैदी है, एक सजा याफ्ता है? ये कैसे हो सकता है कि माता श्री वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 50 सीटों में आप 40 सीट आप किसको दे रहे हैं, जहां पर कि बहुत सारी चीजें वर्जित है? ये कैसे हो सकता है? यानी कि यहाँ कानूनों में बदलाव लाना पड़ेगा। यहाँ अगर हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल लेवल से उठ के देश के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। जब वो चीज होगी तभी ये चीजें बनेंगी। जब आपके पास ऑलरेडी ग्राउंड बना है, आपके पास ऑलरेडी उनके लिए सारी चीजें मुहैया, वो तो आपको देखते, वो मौका देखते हैं, उन्होंने वो मौका ढूंढते हैं, उनको मौका मिल जाता है। यहाँ हम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहेंगे सतर्क, हम वो करेंगे, ये करेंगे,
और उसके अलावा भी पता नहीं हमारे पास और कितनी यूनिवर्सिटियां होंगी, और भी कितने ऐसी चीजें होंगी जिन पर हमारी अभी नजर नहीं है। ये तो एक मामला आ गया, यानी कि हमारे में जो लचीलापन, जो कानून में लचीलापन है, और हम जो जिस हिसाब से इसको सेक्युलर नाम लेके चलाते हैं, वो एक हानिकारक आने वाले वक्त के लिए होगा हिंदुस्तान में। जब तक कि हम सख्ती से नहीं निपटेंगे इन चीजों को, खासकर जो देश विरोधी चीजें होंगी उनको सख्ती के साथ नहीं निपटेंगे, इसके किसी यहाँ तो कभी किसी को भी उठाया नहीं होता, उस पर तो 10 सवाल उठते हैं, उस पे तो 10 उठती है। हाँ, जो जेन्युइन बेचारा बंदा है वो मारा भी जाता, उसको तो उसकी बात तो कोई करता ही नहीं है। ये इन चीजों से उठ के जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक कि जिसे हम डायरेक्टली हम आईएसआई को तो मौका मिलना चाहिए। हम उनको कैसे, हम पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ सुधार करना है। अभी एक बात उठी है कि बांग्लादेशी जो जितने यहाँ पर है, जो यहाँ के है ही नहीं है, उनको 1.5-2 साल से 3 साल से में भी देख रहे थे। 3 साल से तो मुझे लगा कितने, जिस तरह अमेरिका ने वहां से कितने लोगों को डिपोर्ट कर दिया चेनों से, हमने कितने डिपोर्ट कर दिए यहाँ से। अगर ये कहते कितने डिपोर्ट कर दिए हमने आज तक, अगर उनकी 7 करोड़ के आसपास आबादी है, कितनी हमने की है? क्या 7 करोड़ एक मायने रखता है? 7 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। कहां तक हम कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं? ये हम जो कहते कुछ है करते कुछ है, इसी में हमारी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती है, जिन प्रॉब्लम का हमारा दुश्मन फायदा उठाता है और उसको मौका लगता है, वो एक हादसा कर देता है। वो एक ये काफी बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर भारत के लिए नजर आता है। बिल्कुल भूषण जी, एक चीज लगातार जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आईएसआई, तो आईएसआई द्वारा जिस तरह बांग्लादेश को कहीं ना कहीं हाइब्रिड वॉरफेयर रूट के रूप में उपयोग किए जाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में इन दावों के बाद अब कूटनीतिक दृष्टि की अगर बात करें तो उसे कैसे देखा जा रहा है, और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं उन पर बुरा असर तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिश्तों की बात तो पीछे रह गई बहुत, ये तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं बांग्लादेशी। और सवाल ये है कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर वाला, वही तो मैंने जिया उल हक ने जो पाकिस्तान में शुरू किया 30 साल पहले, उसका क्या असर हुआ था? अमेरिका की शय पे उसने काम किया, मौलवी मुल्लाओं को आगे बढ़ाया। आपने सांप पाले, तो सांप तो 2 मुंह नहीं होते। सांप जब पाले आपने तो तालिबान को काटा आपने, अब वो तालिबान से फ्री हो गए तो अपने अपने आकाओं को काट रहे हैं। मिलिट्री पाकिस्तान कहता है ना, अरे नहीं नहीं, टेररिस्ट से तो हम भी पीड़ित हैं। यही काम बांग्लादेश होने वाला है। हंसता खेलता देश था, इतनी टेक्सटाइल में तो हमें भारी कंपटीशन दे रहे थे इंडिया को, और इतनी तरक्की कर रहे, इतनी आबादी जो इनकी थी, सबको डाइवर्ट कर दिया, यूथ को डाइवर्ट कर दिया इस काम में और हाइब्रिड वॉरफेयर में। पर मेरी समझ में एक और चीज आ रही, जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा हुआ है जी, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, पार्ट 2 क्या अभी तो खत्म हुआ नहीं, चल रहा है। अभी अपने को भी ये काम करना पड़ेगा जो इजराइल ने किया है, हमास के लीडर्स को कतार में मार दिया, ईरान के प्रेसिडेंट पैलेस में मार दिया। तो ये जो जैशे मोहम्मद के हैं और ये सब लीडरान को, इन लीडरान को चुन चुन के हमने मारना है। इतनी पूरी फोर्स मोबिलाइज करके अटैक करना, ये अटैक करना, ओपन वॉर करना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये तमाम तरह की जो बातें हैं उन पर तो ध्यान देना है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में जिस तरह के हालात लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों की अगर बात करें तो उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा सबसे अहम सुरक्षा सीमा के अलावा हमें अंदरूनी जो देश में हालात है उन पर भी नज़र देनी होगी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे कि राकेश जी ने भी कहा, तमाम तरह के और भी चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आ सकती है, उन पर ध्यान देना फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो महसूस हो रहा है। फिलहाल आप सभी मानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।